नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पिछली क्लास में जो इंदिरा गांधी नहर पढ़ रहे थे, इंदिरा गांधी नहर, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन ये देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर पर 8 लिफ्ट नहरों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है और कुछ इस नहर से उप शाखाएँ क्या की गई हैं, निकाली गई हैं। तो उन लिफ्ट नहरों के बारे में और जो उप शाखाएँ निकाली गई हैं उनके संदर्भ में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखो, इंदिरा गांधी नहर के ऊपर 8 जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, उनका मुख्य कारण ये है कि जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल का जो ढाल है, वो ढाल पश्चिम की ओर होने के कारण जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग में नहर के जल को पहुंचाने के लिए वहाँ पे क्या किया गया है, अपन कहें इन लिफ्ट नहरों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें, गंदेली, नोहर, सहावा जो लिफ्ट नहर है, इस लिफ्ट नहर का निर्माण अपन कहें तो जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जो जिला है, उस हनुमानगढ़ जिले में इस नहर का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। उसके बाद बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर का निर्माण कहाँ पे किया गया है, बीकानेर में किया गया है। इसके बाद में बात करें बांगड़सर लिफ्ट नहर, इसका निर्माण भी किस जिले में किया गया है, बीकानेर में। फिर है कोलायत लिफ्ट नहर, इसका निर्माण भी बीकानेर जिले में किया गया है। फिर है फलोदी लिफ्ट नहर, इसका निर्माण अपन कहें तो जोधपुर जिले में किया गया है। फिर इसके बाद में बात करें पोखरण लिफ्ट नहर, इसका निर्माण राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया है। और एक है जोधपुर लिफ्ट नहर। इस प्रकार से अपन कहें तो इन 8 लिफ्ट नहरों का निर्माण थार के मरुस्थल के पूर्वी भाग में, जो कि नहर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जहाँ पे इस नहर का पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता, तो उन क्षेत्रों में जल को पहुँचाने के लिए इस नहर के ऊपर ये 8 लिफ्ट नहरें क्या की गई हैं, बनाई गई हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो कुछ शाखाएं, ये कहें कि इंदिरा गांधी नहर के ऊपर कुछ शाखा नहरों का भी क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो वो प्रमुख शाखा जो नहर है वो कौन कौन सी हैं, तो मैं बता दूं। एक है रावतसर शाखा, कौन सी, रावतसर शाखा। दूसरी अपन बात करें तो उसका नाम है सूरतगढ़ शाखा, कौन सी, सूरतगढ़ शाखा। उसके बाद में बात करें तो अनूपगढ़ शाखा। इसके बाद में बात करें तो पुंगल शाखा। और इसके बाद में देखें तो चारणवाला दातोर, चारणवाला शाखा, दातोर शाखा। और इसके बाद में बात करें तो बिरसलपुर और शहीद बीरबल, बिरसलपुर और शहीद बीरबल शाखा। और एक है सागरमल गोपा शाखा। अगर इसकी बात करें तो रावतसर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ की बात करें तो जो रावतसर शाखा है वो किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। रावतसर शाखा का निर्माण कहाँ पे किया गया है, हनुमानगढ़ जिले में। और सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखा की बात करें तो इन दोनों का निर्माण कहाँ पे किया गया है, गंगानगर जिले में किया गया है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो पुंगल शाखा है, इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, पुंगल
और चारण वाला जो शाखा है, दोनों का निर्माण कहाँ पे किया गया है? बीकानेर में किया गया है। इसके बाद में अपन बात करें तो दातौर और बिरसलपुर शाखा जो है, दातौर और बिरसलपुर शाखा, इन दोनों का निर्माण भी बीकानेर में किया गया है। इसके अलावा जो शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा जो है, इन दोनों का निर्माण जैसलमेर जिले में किया गया है। कौन से जिले में किया गया है? जैसलमेर में। तो याद रखना, इंदिरा गांधी नहर के ऊपर कुछ उपशाखाएं भी इस नहर से निकाली गई हैं, और उन उपशाखाओं का अगर नाम की बात करें तो रावतसर शाखा है, जिसका निर्माण इस नहर के ऊपर हनुमानगढ़ जिले में, या इस नहर से ये रावतसर शाखा निकाली गई है जो हनुमानगढ़ जिले में है। सूरतगढ़ शाखा निकाली गई है जो गंगानगर जिले में है। अनूपगढ़ शाखा निकाली गई है जो गंगानगर जिले में है। पुंगल शाखा और चारण वाला शाखा जो है वो बीकानेर जिले में। दातौर और बिरसलपुर शाखा बीकानेर जिले में। और शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा, याद रखना, सागरमल गोपा शाखा जो है वो एग्जाम में पूछने लायक है कि सागरमल गोपा शाखा किस जिले से संबंधित है, तो आप कहेंगे जैसलमेर जिले से संबंधित है। तो ये कुछ उपशाखाएं हुई, लिफ्ट नहरें हुई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से किस प्रकार का लाभ राजस्थान को हुआ है, उनकी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर से होने वाले लाभ, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को किस प्रकार का फायदा, किस प्रकार के लाभ हुए हैं। तो देखो, अपन बात करें सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता। पहला अपन बात करें लाभ की, तो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता, अर्थात आपने पहले ही पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या था। तो आपने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख जो उद्देश्य है, पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है, इस पश्चिमी थार के मरुस्थल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, पेयजल आपूर्ति करना, कृषि कार्यों के लिए ये नहर महत्वपूर्ण है, मत्स्य पालन के लिए नहर क्या है, महत्वपूर्ण। अर्थात अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर से पहले की बात करें तो वो भाग जो था पूर्णतया ये कहें सूखा, बंजर, बिना काम के अनुपयोगी भूभाग था। आज इस नहर के आ जाने के कारण वो भाग क्या हो चुका है, हरा भरा हो चुका है। दूसरी अपन बात करें, व्यावसायिक फसलों की पैदावार क्या हुई है, बढ़ी है। व्यावसायिक फसलों की पैदावार बढ़ना, इस नहर के आ जाने के कारण पश्चिमी थार के मरुस्थलीय भाग में व्यावसायिक जो फसलें हैं, व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली जो फसलें हैं, उनका उत्पादन यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ा है। किसके कारण बढ़ा है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल यहाँ पे क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा नए नगर और व्यापारिक मंडियों की यहाँ पे क्या हुई है, स्थापना हुई है। नए नगर और व्यापारिक मंडियों की क्या हुई है, स्थापना। अगर हम बात करें, जब सिंचाई के लिए पर्याप्त क्या होगा, जल उपलब्ध होगा, व्यावसायिक फसलों की यहाँ पे क्या होगी, पैदावार बढ़ेगी, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होंगे, नए नए नगरों का विकास होगा। साथ ही व्यापारिक जो मंडियां हैं, यानी व्यापार करने वाले लोग इस क्षेत्र में आकर मंडियों की क्या करने लग जाएंगे, स्थापना, जो कि यहाँ पे क्या है, हुई है। इसके बाद में यहाँ पे पशुपालन और मत्स्य पालन का क्या हुआ है, विकास हुआ है। पशुपालन और मत्स्य पालन का विकास, अर्थात अगर हम कहें इंदिरा गांधी नहर के
आ जाने के कारण इस भूभाग में पशुपालन किया जाने लगा और मत्स्य पालन किया जाने लगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऊन व्यवसाय को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। किस व्यवसाय को? ऊन व्यवसाय को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। अर्थात जब यहाँ पे क्या होगा? पशुपालन होगा, अलग अलग प्रकार के पशुओं को पाला जाएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ऊन व्यवसाय भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसके अलावा अपन बात करें तो मरुस्थल पर क्या हुआ है? नियंत्रण स्थापित हुआ है। अर्थात बात करें मरुस्थल पर नियंत्रण, ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पे कृषि कार्य होगा, पशुपालन होगा, या ये कहें कि विभिन्न प्रकार के जब यहाँ पे उद्योग स्थापित होंगे, तो जो मरुस्थल था जिसका क्या हो रहा था? प्रसार हो रहा था, उस पर क्या होगा? नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। और नियंत्रण स्थापित हुआ है। अर्थात मरुस्थल पर नियंत्रण या मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। इसके अलावा बंजर भूमि का विकास क्या हुआ है? संभव हुआ है। अर्थात याद रखना, बंजर भूमि का विकास संभव, अर्थात नहर के आने से पूर्व ये जो भूभाग था, पश्चिमी थार का मरुस्थलीय जो भूभाग था, ये कहें कि बंजर पड़ा हुआ था, बेकार पड़ा हुआ था, कृषि के लिए अनुपजाऊ था, कृषि के लिए अनुपयुक्त था, जिसे अब क्या कर लिया गया? उस भूमि को जोतकर, उस भूमि को कृषि के लिए उपयोगी बनाकर कृषि कार्य वहां पर किया जाने लगा। तो बंजर या बेकार पड़ी भूमि का विकास क्या हुआ है? संभव हुआ है। और ये सब किसके कारण संभव हुआ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पश्चिमी राजस्थान में आ जाने के कारण ये सब क्या हुआ है? संभव। तो देखो, अगर आपसे पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होने वाले कोई 4 लाभ बताइए, तो आप कहेंगे कि सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है? जल उपलब्ध हो रहा है। व्यावसायिक फसलों की पैदावार यहाँ पे क्या हुई है? बढ़ी है। नए नगर और व्यापारिक मंडियों की यहाँ पे क्या हुई है? स्थापना हुई है। पशुपालन और मत्स्य पालन का विकास हुआ है। ऊन व्यवसाय को यहाँ पे क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। और मरुस्थल पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। बंजर भूमि का विकास क्या हो पाया है? संभव हो पाया है। ये कुछ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होने वाले प्रमुख क्या थे? लाभ। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें इसी से संबंधित इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित अगर बात करें तो जो सूरतगढ़ और जो अनूपगढ़ शाखा थी, आपने अभी पढ़ा था, कौन सी? सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो शाखा थी, ये दोनों शाखाएं कहाँ थी? श्री गंगानगर जिले में। कहाँ पे हैं दोनों शाखाएं? श्री गंगानगर जिले में। तो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखा पर ये कहें 3 लघु जल विद्युत गृह, 3 लघु जल विद्युत गृहों की क्या की गई है? स्थापना की गई है। यानी अगर हम बात करें तो जो इंदिरा गांधी नहर पर 2 शाखाएं, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखा है, दोनों शाखाएं श्री गंगानगर जिले में है। और इन शाखाओं के ऊपर 3 छोटे जल विद्युत उत्पादित करने वाले संयंत्र यहाँ पे क्या किए गए हैं? स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इस परियोजना से बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जिलों की 12.58 लाख, अर्थात इस परियोजना के द्वारा श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों की 12.58 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, 12.58 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो क्या की जा रही है? सिंचित की जा रही है, यानी सिंची जा रही है। अर्थात अगर हम बात करें तो लगभग राजस्थान के जो गंगानगर जिला है, राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है, इन तीनों जिलों की
12.58 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, 12.58 लाख हेक्टेयर भूमि क्या हो रही है, सिंचित हो रही है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों की लगभग 1.80 करोड़ जनसंख्या को पेयजल की सुविधा क्या हो रही है, उपलब्ध हो रही है। अर्थात पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के 8 जिले, कौन से, पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों की लगभग 1.80 करोड़ लोगों को किसकी सुविधा उपलब्ध हो रही है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। अर्थात पीने योग्य जल की सुविधा इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में, ये कहें कि जिन क्षेत्रों से होकर ये नहर क्या हो रही है, गुजर रही है, जैसे कि बात करें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, चूरू है, इन जिलों में लगभग 1.80 करोड़ लोगों को इस नहर के माध्यम से पीने योग्य जो जल है उसकी सुविधा यहाँ पे क्या करवाई जा रही है, उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें उद्योगों व उत्पादन केंद्रों को भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। अर्थात बात करें तो इस क्षेत्र में क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। अब जब उद्योग स्थापित हो रहे हैं तो उद्योगों को किसकी आवश्यकता होगी, पानी की, जल की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति किसके माध्यम से की जा रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा हम बात करें अकाल पर रोक लगी है और क्षेत्र में मानव अधिवासियों को क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। अर्थात जो सूखा या अकाल बार बार उस क्षेत्र में क्या होता रहता था, पड़ता रहता था, जिस पर रोक लगी है। और ये कहें कि लोगों का जो आवास थे वो क्या होने लगे हैं, और अर्थात ये कह सकते हैं कि मानव अधिवासियों को प्रोत्साहन, अर्थात अब लोग जो हैं इन क्षेत्रों में, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, इन क्षेत्रों में जाकर बसने के लिए क्या हुए हैं, तैयार हुए हैं। और वो सब किसके कारण संभव हो पाया है, वो सब इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने के कारण लोग इन क्षेत्रों की ओर क्या होने लगे हैं, प्रोत्साहित। अर्थात अपन कहें कि इस नहर के आने के कारण वहाँ पे कृषि कार्य होने लगा है, वहाँ पे पशुपालन होने लगा है, वहाँ पे उद्योग स्थापित होने लगे हैं, जिसके कारण अब लोग इन क्षेत्रों की ओर क्या होने लगे हैं, आकर्षित होने लगे हैं। इसके साथ अपन बात करें विद्युत उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, खनिज उद्योग, मत्स्य उद्योग का भी यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ है। लोगों की आय बढ़ी है और लोगों की आय बढ़ने से अपन कहें कि वहां पर रह रहे जो लोग हैं उन लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या हुआ है, सुधरा है। तो इस प्रकार से ये कहें ये सब सारी सुविधाएं होने के कारण लोग पश्चिमी थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर क्या हुए हैं, आकर्षित हुए हैं। लोगों को वहां पे रोजगार के अवसर क्या होने लगे हैं, मिलने लगे हैं, जिसके कारण वहां पर रह रहे लोगों का जीवन स्तर धीरे धीरे क्या होने लगा है, सुधरने लगा है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अर्थात आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में इस नहर का प्रारूप किसने तैयार किया, नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से इस नहर का निर्माण किया गया, किससे, कहां से यह नहर निकाली गई है, राजस्थान के किन जिलों को इस नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए जल क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। इस नहर के ऊपर कौन कौन सी लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है, कौन कौन सी शाखाएं इस नहर से निकाली गई हैं, इन सब की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से देखी है। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में अपन राजस्थान की जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उस चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।